हाँ, गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक हो गया था सर? नासिक, उज्जैन, तक्षशिला। वो कौन से वंश को पढ़ रहे थे? मौर्योत्तर काल में शक वंश है ना? ठीक है। मौर्योत्तर काल चल रहा था। ये कब का काल था? मौर्य काल के बाद का काल है ना? मौर्य काल को कल हमने समझा था, उसके समाज को समझा था। मौर्य काल की जानकारी कहाँ से होती है हमें? मगध। मगध तो साम्राज्य था जहाँ पे मौर्य काल, मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल की जानकारी होती कहाँ है? मौर्य काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं? बताइए। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत कल समझाए थे, बताए थे। हाँ जी, बताइए। मौर्य काल की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से होती है? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमें वहाँ की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होती है, जो मौर्य काल के समय की राजनीति के बारे में उसमें दिया गया है। और मेगस्थनीज, मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, है ना? मेगस्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की। तो मेगस्थनीज की इंडिका से भी हमें जानकारी मिली थी। ठीक है। और पुरातात्विक स्रोतों में हमने देखा था कि अशोक अशोक के द्वारा बनाए गए शिलालेख, जो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, है ना? उसके बाद हमें उस शासन की, उस साम्राज्य की जानकारी प्राप्त हुई। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल की हमने विशेषताएं देखी थी। क्या? व्यापार बढ़ा था। दक्षिण पूर्वी व्यापार, रोमन व्यापार। व्यापार इतना बढ़ गया था कि हमने ये भी बताया था कि भारत की जो वस्तुएं थीं वो रोमन की नैतिकता का पतन कर रही थी। ऐसा साक्ष्य हमें मिला था। प्लिनी, प्लिनी एक व्यक्ति था, यात्री था, उसने लिखी थी हिस्टोरिका। उससे ये पता चलता है कि भारत की विलासितापूर्ण वस्तुएं जब रोमन आती थी तो वो रोमन की नैतिकता का पतन कर रही थी। समझाया था, है ना? तो टीबीयर्स ने उस पर आयात शुल्क लगा दिया था कि हम भारत से अगर कोई चीज़ मंगाएंगे तो हम उस पर आयात शुल्क जो होता है उसको हम बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि रोमन के जो व्यापारी होंगे अगर भारत से कोई चीज़ खरीदेंगे तो उनके लिए वो महंगी पड़ेगी, है ना? जैसे कि हमने उदाहरण लिया था कि कुछ जालीदार वस्त्र, ऐसी कुछ चीज़ें थी, है ना? कुछ और विलासिता की चीज़ें थी, वो भारत से वहाँ जाती थी। ठीक। तो यानी नहीं, 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 ऐसा नहीं था। हमने हड़प्पा काल में भी देखा था कि हमारे भारत की व्यापार करने की क्षमता काफी प्रबल थी, है ना? हम हमेशा अधिशेष में रहे थे। हड़प्पा काल में देखा था मेसोपोटामिया का सारगोन का अभिलेख जो देखा था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि दिलमन माकन मेलुहा, मेलुहा जिसमें हड़प्पा वासियों को बोला जा रहा था। तो ओमान, ओमान उस समय हम व्यापार करते थे ओमान से। दिलमन, बहरीन, है ना? बहरीन, ये मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले ये कई देश थे। तो हम उस समय भी अधिशेष में थे। जब हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने के बाद क्या होता है कि हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं इस देश से। आपको पता है आयात निर्यात, जब हम किसी देश को निर्यात ज्यादा करते हैं तो हम हमेशा अधिशेष में रहेंगे। अधिशेष का मतलब होता है हम व्यापार आधिक्य में रहेंगे। एक होता है व्यापार घाटा, एक होता है व्यापार आधिक्य। जैसे कि आप उदाहरण ले लो, दो घर हैं, ठीक है? दोनों घर में किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन होता है। मान लो एक घर में मोमबत्ती बन रही है, दूसरे घर में पटाखे बन रहे हैं, है ना? अगर दूसरे घर को पटाखों की ज्यादा जरूरत है तो हम पटाखे उसको ज्यादा बेच पाएंगे। हो सकता है हमने उसको 200 रुपए के पटाखे बेच दिए हों। और बगल वाले घर में जो मोमबत्ती बन रही थी, हो सकता है उसने हमें 100 रुपए की ही मोमबत्ती बेची है। तो यानी कि उसने हमें 100 रुपए की वस्तु बेची, हमने उसको 200 रुपए की वस्तु बेची। तो फायदे में कौन रहा? हम। हमने 200 की बेची तो हम कितने आधिक्य में रहे? 100 रुपए आधिक्य में रहे। तो हम कहाँ हैं? व्यापार आधिक्य में। ऐसे हड़प्पा सभ्यता व्यापार आधिक्य में थी। मौर्योत्तर काल में भी व्यापार बहुत बढ़ गया था, बहुत आधिक्य में भी चले गए थे। हम लोग दक्षिण पूर्व से व्यापार कर रहे हैं, रोमन व्यापार कर रहे हैं, और मानसूनी हवाओं की खोज हो गई थी, ये भी पता था।
हिप्पालस ने मानसूनी हवाओं की खोज की थी। तो उससे क्या हो गया कि व्यापार करने के लिए समुद्री यात्रा करना सुगम हो गया था, है ना। हवाओं के माध्यम से चले जाते थे तो ईंधन की कम खपत होती थी, पाल वगैरह की जरूरत होती थी, तो रास्ते नए नए खोज लिए गए कि ये रास्ता है, इस हवाओं के द्वारा इस हवा में पड़ जाओगे तो ये रास्ता सीधा वहां पहुंचाएगा, है ना। मौर्योत्तर काल की बता रहा हूँ, ये एंशियंट टाइम की। उसके बाद क्या होता है, देखो हम लोग कभी कभी ये यहाँ आते हैं कि बाद में मॉडर्न इंडिया में जब हम आते हैं तो ये देखते हैं कि अमेरिका की खोज इसने की, भारत की खोज इसने की, पढ़ते हैं हम। ऐसा नहीं था कि पहले भारत नहीं खोजा गया था या पहले संबंध नहीं थे अन्य देशों से। ये होता है कि जब प्राचीन काल में सारी चीजें बहुत मान के चलो, ये प्राचीन काल, प्राचीन काल में सब चीजें विकसित हैं, व्यापार भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन मीडियवल हिस्ट्री पूरे विश्व में हो या इंडिया में हो, कुछ ऐसे शासकों को लेके आती है जो ना तो व्यापार करना पसंद करते हैं, ज्यादातर संरक्षणवाद को अपनाते हैं। संरक्षणवाद का मतलब होता है कि घर की घरेलू अवस्था, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, उसी अवस्था को बनाए रखना, ठीक है। तो मिडिवल में पश्चिम के कुछ देश भी थे मध्यकाल में, जो जहाँ राजतंत्र हावी हो जाता है। राजतंत्र में वो कहते थे कि समुद्र पार करना गलत माना जाता है उनके धार्मिक अनुसार, क्योंकि आप 1857 की क्रांति भी जब पढ़ोगे तो 1857 की क्रांति के होने में एक कारण यह भी था कि यहाँ के किसी व्यक्ति को, सैनिक को, वो समुद्र पार की सेवा अनिवार्य कर देते थे। और उनको ये था कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, है ना। वो अपने धर्म के अनुसार समुद्र को पार करना एक गलत दृष्टि से देखते थे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो हम दूसरे देश को जानना, दूसरे देश में जाना बुरा मानते थे, ठीक है। जब ये बुराइयां हटती चलेगी तो नए नए देशों की खोज होती चलेगी। मध्यकाल में बहुत सारी पाबंदियां आ जाती हैं। हम जहाँ कहते हैं ये सो गए, पहले जग रहे थे प्राचीन काल में, मीडिएवल में सो जाते हैं। फिर मीडिएवल के बाद होता है पुनर्जागरण, जो वैश्विक स्तर पे काम करता है। पुनर्जागरण 18वीं सदी में, प्रबोधन काल आता है पश्चिम में, प्रबोधन काल। तो वो उसी प्रबोधन यानी उसी बुद्धि का फिर से दोबारा जागृत हो जाना, पुनर्जागृत हो जाना, फिर दोबारा नई नई खोज होने लगती हैं, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, एंशियंट में, एंशियंट के मौर्योत्तर काल में, है ना। मौर्य काल हम पढ़ चुके हैं, मौर्योत्तर काल लगभग हमने कल समाप्त कर ही लिया था, थोड़ा सा रह गया, मैं वो बता देता हूँ। विशेषताएं हो गई थी, देसी राज्य देख ही लिए थे। देसी राज्य में कौन कौन से वंश देखे थे, जैसे शुंग वंश था जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कट्टर ब्राह्मण थे, उन्होंने कई स्तूपों को, 12,000 स्तूप लगभग इन्होंने विध्वंस कर दिए थे। शुंग वंश की जानकारी हमें कहाँ से होती है, ये भी आप लोगों को पता जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लो बहुत सारे, 12,000 के लगभग बौद्ध स्तूप। और इसकी जानकारी कहाँ से होती है यह भी मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ से होती है इसकी जानकारी। सर कहाँ से होती है जानकारी, कुछ उसको याद किया करो जो लिखा है मैंने, है ना। मैं जब याद कर करके आप लोगों को बताता हूँ सब चीज़, सब लिखवाता हूँ। कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, पतंजलि का महावास, है ना। हेरोडोटस का गरुड़ स्तंभ, बेसनगर के विदिशा से मिला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें शुंग वंश की जानकारी होती है। हमें अयोध्या के धंगदेव का अयोध्या अभिलेख जो है उससे यह भी जानकारी होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने उस समय 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है, क्लियर। हाँ वो उन्होंने भी कराए थे, मैंने उसी समय यह भी बताया था कि अयोध्या अभिलेख से यह जानकारी भी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, अयोध्या अभिलेख। हाँ शुंग में, शुंग वंश में, आप लोगों ने लिखा नहीं, देखो कभी कभी ये होता है। हाँ जी, वो भी सही है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। अब ऐसे तो ऋग्वेद में भी हैं बहुत सारे, रामचरितमानस में भी हैं, प्राचीन काल में है। लेकिन ये पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है, या
अयोध्या अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, इस तरीके की कोई चीज पूछी जाती है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर पाओगे, है ना। हाँ। उसके बाद कण्व वंश, संस्थापक कौन थे उसके, वसुदेव देवभूति को मार के जो बने थे। उसके बाद हम कहाँ गए थे, चेदी वंश, जिसको चेदी वंश, चेदी वंश भी तो है उड़ीसा की साइड, ईस्ट में। उड़ीसा का खारवेल शासक तो जो था जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को अपनाता था, है ना। उदयगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ी पे भी उसने कुछ गुफाएं बनाई जैनों के लिए, विहार बनाए। विहार का मतलब होता है जैनों के रहने वाले स्थान, ठीक। खारवेल शासक, उड़ीसा में कलिंग, कलिंग का युद्ध सुना है। कलिंग 13वें शिलालेख से अशोक के बारे, अशोक से जो जानकारी हम लोगों को मिली थी वो उसी साइड का है, खारवेल। क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने सातवाहन वंश देखा था, आंध्र प्रदेश रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में फैला हुआ, कर्नाटक रीजन में फैला हुआ सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में कुछ, अच्छा शास्त्र सिमुक थे, वेरी गुड। राजधानी इसकी थी पैठन, पैठन। इसमें महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी था। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और एक राजसूय यज्ञ कराया। उसके सिक्कों से हमें श्री सात नाम मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी देखा था। सातवाहन वंश में ही गौतमी पुत्र सातकर्णी देखा था। हाँ, द्वितीय परशुराम, अद्वितीय ब्राह्मण देखा था, जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। समझो कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा। हाँ, जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। क्या हुआ। उसके बाद हमने विशिष्टिपुत्र पुलवामी के बारे में जाना था, जिसको दक्षिणापथ पथेश्वर कहा जाता है, विशिष्टिपुत्र पुलवामी। आप लोग नोट्स कैसे बनाते हो, जैसे मैं बनवाता हूँ वैसे बनाते हो क्रोनोलॉजी के हिसाब से, क्या या अपने हिसाब से बनाते हो आप लोग। ठीक है, क्या आपको फिर ये समझ में आते हैं घर जाने के बाद, जैसे मैंने समझाया क्रोनोलॉजी के हिसाब से वैसे याद हो रहे हैं, कन्फ्यूजन होता है कोई। अच्छा जी, कभी कभी तो मैं आपका टेस्ट लूंगा ना, अभी हुआ कहाँ है टेस्ट, मैं क्लास में ही बैठ के टेस्ट लूंगा सभी लोगों का, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट इंटरेक्शन करके पूछूंगा, कॉपी बंद करा के आपकी। गौत हम वशिष्ठिपुत्र पुलवामी देख रहे थे, तो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी दक्षिणापथ पथेश्वर जिसको कहते हैं, वह पहला ऐसा सातवाहन वंश का शासक था जिसने आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। हाल देखा था गाथा सप्तमी जिसने लिखी, उसके बाद गुणाढ्य देखा था, बृहत कथा मंजरी जिन्होंने लिखी। उसके बाद हम संगम काल में गए थे, कल की क्लास में संगम काल में गए थे। संगम काल को हमने उसकी राजनीति को समझा, उसके समाज को समझा था, हल्के हल्के हिंट मैंने दे ही दी थी, है ना। संगम काल में कास कनम पोड़ नामक सोने के सिक्के थे, कास कनम पोड़ सोने के सिक्के थे उस समय मौर्योत्तर काल में, तो संगम काल में, मौर्योत्तर काल में जो संगम काल, संगम काल में मैंने तीनों राज्यों के बारे में बताया ही था आपको, चोल चेर पांड्य, है ना। आगे जब हम साहित्य भी पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति की जब क्लास करेंगे, तो हम समझेंगे कि कैसे शीलपादिकारम, मणि मेखलई, जीवक चिंतामणि, ये कुछ रचनाएं थी, संगम साहित्य थे, ठीक है। कहाँ खो गए आप नोट्स में, नोट्स में क्या खोज रहे हो, क्या चीज मिला रहे हैं, ज्ञान को मैच कर रहे हैं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा उनमें है कि नहीं। वो सुन लो केवल, बस दिमाग में उसको रिकॉल करने की कोशिश किया करो, जरूरी नहीं है नोट्स देखो, ठीक है। फिर हमने मौर्योत्तर काल में 3 चीजें पढ़नी थी, विशेषताएं, देसी राज्य, देसी राज्य लगभग खत्म हो गए। फिर हम गए विदेशी राज्य पे,
विदेशी राज्यों में सबसे पहले हमने इंडो ग्रीक आए। इंडो ग्रीक में हमने मेनांडर पढ़ा। मेनांडर का वाद विवाद हुआ था नागसेन से, है ना। नागसेन ने मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ लिखा है। और नागसेन से मेनांडर के साथ जो वाद विवाद हुआ था उसमें मूल बात क्या निकली थी कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने पंच स्कंद का सिद्धांत दिया, ठीक है, रथ का उदाहरण लिया था। इंडो ग्रीक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में सोने की मुद्रा का प्रचलन किया था। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक पहले भारत में ऐसे शासक थे जिन्होंने सोने की मुद्राएं प्रचलित की, ठीक है। इंडो ग्रीक के ही सिक्कों से सबसे पहले नाम, तिथि, चित्र, इन सब का अंकन मिलता है। प्रचलन, प्रचलन यानी कि उसको जारी करना, प्रचलन में लेके आना, उनसे व्यापार करना। उसके बाद हम गए थे, इंडो ग्रीक के बाद हम गए थे कहाँ, शक। शक वंश में हमने नासिक स्थान देखना है, उज्जैन देखना है, और नासिक में दो नहीं किए थे, दोबारा बता देते हैं कि दो नहीं किए थे। शक उस समय पे नासिक में थे, ठीक है। हाँ, नासिक में जो नहपान थे वो छहरात वंश से संबंधित थे, और वो उज्जैन में चास्टड़ वंश से संबंधित थे। वंश पे मत जाओ, केवल शासक पे जाओ, शासक महत्वपूर्ण है। नहपान, नहपान का जोगल थंबी अभिलेख है। कौन सा? जोगल थंबी अभिलेख। उज्जैन, उज्जैन पे कौन से शासक हैं? रुद्रदमन। हाँ, इनका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख वही जूनागढ़ अभिलेख है जहां से हमें पुष्यमित्र, पुष्यगुप्त वैश्य, वैश्य शुंग नहीं, पुष्यगुप्त वैश्य, एक पुष्यमित्र वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भी थे। और हमने पुष्यमित्र शुंग देखे हैं जो शुंग वंश के संस्थापक थे, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया था कि सुदर्शन झील बनवाई थी गुजरात में। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे। गुजरात, क्योंकि राजस्थान गुजरात उस समय पे एक ही था, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, है ना। तो उसी सुदर्शन झील का आगे चल के कुछ समय बाद मौर्योत्तर काल में जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रादमन ने। जीर्णोद्धार समझते हो? हाँ, कायाकल्प करवाना उसका, है ना, कोई कमी हो गई है उसको डेंट पेंट करवा देना। तो फिर से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदमन ने। उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। हाँ, लिख लो।
अगले विदेशी राज्यों में कुषाण कुषाण वंश पढ़ना है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकुड फिसस, जिन्होंने तांबे की मुद्राएं चलाई। अगले शासक हैं इसमें विमकिड फिसस। विम संस्थापक कुजुल कडफिसस। ठीक, कुजुल कडफिसस, अलग से लिखता हूं अच्छे से, मिटाए नहीं। अच्छा लिखो तो। लिख लिया। खत्म करनी है आज एंशियंट, समय कम है, जल्दी लिखो। आपकी अगर 2-2 घंटे की क्लास मानी जाए तो आपकी 4 से 5 क्लास में एंशियंट खत्म है। इतनी जल्दी कोई खत्म नहीं कराता, जबकि मैंने लगभग आपको हर चीज कवर कराई है। हाँ बस अब आज खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुषाण संस्थापक, कहाँ से याद रख लो ना, कु कु कुजुल कुड़। अरे इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखो, कुषाण यानी कुजुल। ठीक है। तांबे के सिक्के किसके? अगले शासक हैं इसमें विमकिड फिसस, जिन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। अगले शासक आएंगे हमारे साथ, महत्वपूर्ण शासक कनिष्क। ठीक है। किसको आप कैसे बनाते हो अपने नोट्स वैसे बनाइए, जैसे आप नोट्स बनाते हो अपने हिसाब से समझ के। समझ तो आपकी है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। लिखो लिखो, बार बार लिखो, क्या दिक्कत आ रही है? एक बार नहीं 1000 बार लिखो, जितनी ज्यादा कलम चलेगी उतने तो अच्छे से याद होंगी चीजें। लिखने से क्यों बचते हो? लिखना तो जीवन भर लगा रहेगा। पूरी हिस्ट्री कैसे माइंड में चली जाती है? अब कुछ नहीं है, अभी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, अब हिस्ट्री ही नहीं, अन्य सब्जेक्ट भी पढ़नी है। एंशियंट है, मीडिएवल है, मॉडर्न है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। हाँ मैं बिना देखे पढ़ाता हूँ पूरा। नहीं बचपन से नहीं पढ़ी है, अभी मुझे 2 साल 2.5 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। खुद मुझे पढ़ते 2 से 2.5 साल हुए हैं। अगर मैं जैसे जैसे अपनी क्लास का भी टाइम इंक्लूड करूँ, जो मैंने जहाँ से क्लास की है वहाँ से, तो मुझे 3 साल हुए हैं, 3 से 4 साल। हाँ 19 20 21 22 23 24, हाँ 4 5 साल मान लो, 4 5 साल। पर ये है कि हाँ अब लगातार हर विषय को हमें तो देखो, अन्य कई विषय हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़नी है, वो हमें भी पढ़नी है। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैं इसका एक फॉर्मूला दे के जाऊंगा, कि किसी भी विषय को पढ़ना है और उस स्तर तक उसको बना के रखना है कि वो हमें दूसरों को भी पढ़ा सकें इजीली। उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या लिखा है ये? अमल, 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 अमल करना। केवल अमल करना नहीं होता है इसका अर्थ। अमल करने का अर्थ क्या होता है? अ से होता है अध्ययन,
अध्ययन। अध्ययन ही, जैसे कि आप अभी इस क्लास में बैठे हो, इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? अध्ययन, सीखने की कोशिश, है ना? ध्ययन यानी कि उसको ध्यान रखने की कोशिश। ठीक है। माँ, माँ से होता है मनन। अब आराम से आप शांत जगह पे बैठ के, अकेले बैठ के जो आपने अध्ययन किया है उसका मनन करो। कि हमने मौर्योत्तर काल पढ़ा, तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले विशेषताएं देखी, विशेषताओं में क्या क्या देखा, उसके नीचे अपने आप स्टेप दिमाग में लेके आओ, है ना? दक्षिण पूर्वी व्यापार देखा, मूर्तिकला का प्रारंभ देखा, है ना? भूमिदान प्रथा का प्रारंभ मौर्योत्तर काल में हुआ, जो सातवाहन वंश से पता चलता है ना? नानाघाट अभिलेख से। ऐसे ही देखते चलो, सती प्रथा प्रारंभ हो गया, बाल विवाह प्रारंभ हो गया, अमानसूनी हवाओं की खोज हो गई। अपने हिसाब से मनन करो, नोट्स बना लो। उसके बाद देसी राज्य, देसी राज्य में अपने आप देखो, अब आपको खुद ही याद होते जाएंगे। देसी राज्य में सबसे पहले क्या था? शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी या महामेघवान वंश। उसके बाद हमने सातवाहन वंश देखा था कहानी की तरह। फिर हम गए संगम काल में, हो गए देसी राज्य। उसके बाद हम जाएंगे विदेशी राज्यों में। विदेशी राज्यों में सबसे पहले याद करो इंडो ग्रीक, आई से याद कर लो। इस आई से शॉर्ट फॉर्म बना लिया करो। इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, आई एस क्यू। इस्क समझ लो, इसको कुछ भी समझ लो, जो जैसे शब्द याद हो जाए वैसे। या तो आई एस क्यू समझ लो, या इस्क समझ लो। इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। अब हम इंडो ग्रीक पढ़ रहे थे, तो इंडो ग्रीक में हमने देखा उसमें कौन सा शासक है, इंपोर्टेंट शासक देख लिया। ठीक है। इंडो ग्रीक के बाद हम जब शक में आए, शक में चले जाओ। शक के अंदर फिर हमने 3 भागों में विभाजित करके उसको पढ़ना है, नासिक, उज्जैन, तक्षशिला। नासिक, उज्जैन, तक्षशिला को याद करने के लिए मन में याद रख लो NUT, नासिक, उज्जैन, तक्षशिला। नट, नट बोल्ट, सिंपल है। यहाँ याद करने के लिए एन से कौन था? नहपान, एन से एन, नहपान। ये है मनन। ठीक है। मनन करने के बाद आप कहाँ जाओगे? मनन करने के बाद अब आप जाओगे लेखन पे। अगर आपने जितना भी मनन किया है वो आपने कॉपी पे लिख दिया, तो आपका टॉपिक क्या हुआ? तैयार। ठीक है। और आपने जो भी मनन किया और आप उसको लिख नहीं पाए, तो आपका टॉपिक तैयार नहीं हुआ है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? अमल। अमल करो बस, इतना करोगे सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। ऐसे ही पढ़ा दोगे किसी को भी बिना देखे, ऐसे ही पढ़ा दोगे किसी को बिना देखे, वो भी सभी सब्जेक्ट, सभी विषय। कनिष्क, इसको क्यों जानते हैं? इंपोर्टेंट शासक है क्योंकि इसने शक संवत शुरू की 78 ईस्वी में। इसके दरबार में कई विद्वान रहते थे, जिसमें चरक, सुश्रुत, शालिहोत्रा। तो ये जो विद्वान थे, इन्होंने चरक संहिता के माध्यम से आयुर्वेद का प्रचार किया, प्रसार किया। ठीक है। कनिष्क भाई साहब मूर्ति निर्माण में भी बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, शिल्प कला में। तो इन्होंने मथुरा में मूर्तियां बनवाई। इनकी राजधानी पेशावर मथुरा थी, पेशावर भी थी, मथुरा भी थी। पेशावर से मथुरा लेके आ गए, मथुरा में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उस समय पे मथुरा इतना विकसित हो गया था कि मथुरा से सूती वस्त्रों का ये निर्यात करते थे, बहुत व्यापार करते थे। शक, कुषाण वंश में कनिष्क। मथुरा से क्या? मूर्तियां। मथुरा राजधानी थी। इसी के समय पे, कनिष्क के समय पे एक सिल्क रूट बहुत प्रचलित था, जो स्थलीय मार्ग था। सिल्क रूट जिस व्यापार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, वह सिल्क रूट। इसी के साथ साथ एक नई विचारधारा खड़ी होती है, सामंतवाद। सामंतवाद में ये होता है कि शासक के नीचे कुछ सामंत होते हैं, जिनके पास कुछ भूमि अधिकार होते हैं, कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं, कुछ प्रशासकीय अधिकार भी होते हैं। आगे चल के वही सामंत क्या होते जाते हैं? मजबूत होते जाते हैं। यानी कि जो एक केंद्र में बैठा राजा होता था, वो कमजोर होता चला जाएगा। और सामंती व्यवस्था यानी कि छोटे 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 सामंत, सामंतीवाद, सामंतीय क्षेत्र मजबूत होते चले जाएंगे। यह हम हर जगह देखेंगे, पूरी एंशियंट में, मीडिएवल में।
तो यानी कि मिडिवल से पहले और एंशियंट के बाद सामंती व्यवस्था बहुत प्रचलन में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कुषाणों के जो सामंत होते हैं वो आगे चल के गुप्त वंश की नींव डालते हैं। श्रीगुप्त संस्थापक जो उसके, वो गुप्ता जो भी हैं वो क्या हैं, वो कुषाणों के सामंत हैं। ठीक है, अब हम कुषाण पढ़ रहे हैं, कुषाण खत्म तो मौर्योत्तर काल खत्म। अब जैसे ही कुषाणों के सामंत आएंगे वो किस काल की नींव डालेंगे, गुप्त काल। ठीक है, एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का, है ना, ओवरव्यू। प्राचीन भारतीय इतिहास, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमने सबसे पहले समझा कि इतिहास होता क्या है और इसकी जानकारी होती कैसे है। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था 3 भागों में बांट के। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये आपको पता है, प्रागैतिहासिक में कोई लिपि नहीं, लेखन प्रणाली नहीं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा में लेखन प्रणाली थी, हड़प्पा में, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। ऐतिहासिक काल में लेखन प्रणाली का विकास हो गया, इस आधार पर हमने इसका विभाजन कर दिया था। आपको तिथि याद है सब। प्रागैतिहासिक में काल में हमने क्या क्या पढ़ा था? पुरा, इसको पाषाण भी लिखते थे, तो यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पुरा में हमने देखा था इसको कितने भागों में बांटा था हमने? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण। निम्न पुरा पाषाण काल में सोहन संस्कृति यानी सोन नदी संस्कृति और फलक संस्कृति। उच्च में क्या क्या देखा था हमने? आधुनिक मानव का विकास यानी होमोसेपियंस का विकास, आग की खोज और चित्रकला। चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? भीमबेटका एमपी, पता था, बता दिया था, क्लियर करवा दिया था। मध्य पाषाण काल में गए थे तो हमने क्या क्या देखा था? पशुपालन, ठीक है, युद्ध के साक्ष्य, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास, है ना, सल्क तकनीक का बृहद स्तर पर विकास। फिर हम नव पाषाण काल में गए थे तो नव पाषाण काल का समाज कैसा हो गया था? कृषि करने वाला, स्थायी गांव में रहने वाला, उसको क्रांति का काल बोला गया था। पूरा समझ लिया था, पहिए की खोज हो गई थी। फिर हम गए थे धातु की खोज होने के बाद सीधे ताम्र पाषाण काल में। ताम्र यानी कि तांबे को मिला के, पत्थरों को मिला के अब वो वस्तुओं का निर्माण करने लगे, तो ताम्र पाषाण काल देखा था, जिसको चालकोलिथिक काल भी बोलते थे जी, चालकोलिथिक। उसके बाद हम गए थे हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल हमने समझा था, हड़प्पा काल पहली नगरीकृत सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे का प्रयोग करने लगे थे, वो नगरों को बनाते थे, नगरों का विभाजन पश्चिमी और पूर्वी भाग में करते थे, एक दूसरे को वो ग्रिड पे काटती थी, नालियां ढकी हुई होती थी, है ना, पेयजल स्रोतों से दूर होती थी, जल का संरक्षण वो करते थे, जिसके साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली कौन सी थी? वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग चलाता था वहाँ की राजनीति को, केंद्रीकृत व्यापारी थे, मतलब केंद्रीकृत शासन था वहाँ का, है ना। समाज 2 भागों में 4 भागों में विभाजित था, लेकिन वहाँ जाति प्रथा नहीं थी। विभागों में जो विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, तो वो सारी चीजें समझी थी। महिलाओं की स्थिति भी ठीक थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, है ना, प्रकृति पूजक लोग थे। ठीक है, धर्म में वो पारलौकिक जीवन में भी विश्वास रखते थे, मंदिर नहीं थे, समझ लिया। हड़प्पा के काल के बाद गए हम, हड़प्पा का पतन देखने के बाद बीच में 250 साल का अंतर है। बीच में हड़प्पा जो क्या थी, 250 साल के लिए ग्रामीण सभ्यता में पुनः प्रवेश कर जाती है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी सब खत्म हो गए, नहीं। हड़प्पा सभ्यता का पतन से तात्पर्य यह है कि जो नगर थे वो नगर नष्ट होते चले गए, और हाँ, उसके बहुत सारे सिद्धांत दिए। किसी ने बोला कि आर्यों का आक्रमण हुआ, किसी ने बोला आर्यों का आक्रमण हुआ, किसी ने बोला पारिस्थितिकी असंतुलन होती चली गई, असंतुलित होती चली गई। तो उसके आधार पे कई मत दिए गए, लेकिन हम मानते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से हड़प्पा का पतन हुआ।
हम देखते हैं कि ग्रामीण सभ्यता में पुनः प्रवेश करी जो करके जाती है, तो उस समय पंजाब में 12 संस्कृति प्रचलित होती है। चुनुदड़ो में झूकर झाकर संस्कृति प्रचलित होती है। ठीक है। चुनुदड़ो कहाँ है, किस जगह पे है? चुनुदड़ो, चुनुदड़ो, चन्हूदड़ो। कहाँ बताया मैंने, आप बताओ। हाँ, तो अब देखो, जो मैंने बताया है, जो मैंने लिखवाया है, वही आपको याद नहीं है, अमल ही नहीं करते हो। सिंध, सिंध, ऐसे कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं होती है, मैं पूछ रहा हूँ। गुजरात में बताया था कि वहां पे, वो तो ऐसे तो पूरा ही बताया था, ऐसे तो। आप फिर ये तो ये कह दोगे कि जितना भी त्रिभुजाकार एरिया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर का, उसमें कहीं होगा। है ना? मिल गया आंसर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है त्रिभुजाकार, उसी में था। सबसे बढ़िया आंसर तो ये है। अच्छा, कहाँ थे उस समय? हाँ हाँ। अच्छा, वैदिक काल में गए थे। वैदिक काल को, चलो, वैदिक काल में गए थे, तो वैदिक काल को हमने दो भागों में विभाजित किया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। वैदिक काल के बाद जैसे ही लेखन प्रणाली का विकास होता है, हम कहाँ आए थे? ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में महाजनपदों का उदय होता है। किसका उदय? महाजनपद में सो इम्पोर्टेंट महाजनपद थी मगध। 16 महाजनपद थी, लिखवाई नहीं है, बोला था नोट से अपने कॉपी कर लेना। है ना? मगध के बारे में जब हमने पढ़ने गए थे, तो मगध में देखा था कि मगध के उद्भव को कैसे शासक उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं। वंश देखे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मगध पे ही हमने आगे चल के पढ़ा था क्या? मौर्य काल पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था क्या? मौर्योत्तर काल। अब हमें क्या पढ़ना है? गुप्त काल। फिर हम कहाँ जाएंगे? गुप्त के बाद का काल गुप्तोत्तर काल। ठीक है। और गुप्तोत्तर काल पढ़ने के बाद हम जाएंगे, एक छोटा सा चैप्टर है चोल काल। हालांकि चोल को हम कल्चर में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, चोल वंश। ठीक है। महाजनपदों के उदय के साथ साथ हमने दो चीजें और पढ़ी थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म अच्छे से समझाता, तो बुद्ध धर्म में उसके संघ, कार्य प्रणाली, दर्शन, साहित्य, संगीतियाँ, संप्रदाय। ऐसे ही जैन में गए थे, तो हमने जैन के तीर्थंकर देखे थे, 24 तीर्थंकर थे। उसमें मैंने अरिष्टनेमी नहीं बताया था कि 21वां था या कि 22वां था। तो उसमें जो अरिष्टनेमी है वो 22 में है, 22 में तीर्थंकर लिख लो। निरंजना, उसको फल्गु ही बोलते हैं। फल, है। हाँ, फल्गु है गया के। हाँ, गया डिस्ट्रिक्ट जो है उससे 20-25 किलोमीटर दूर है। जैसे कि अब हम अलीगढ़ में रह रहे हैं, अलीगढ़ से हम यहाँ से 20-25 किलोमीटर जैसे शेखा झील की तरफ चले जाएं, वहाँ पे एक अलग नगरी बसी हो निरंजना नदी के तट पे, उसको, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ महाबोधि मंदिर भी है। नागर शैली से बना हुआ महाबोधि मंदिर, बुद्ध का ही मंदिर है, वो निरंजना नदी के तट पे ही है। बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं तो गया हूँ वहाँ। हाँ। हाँ, होता है। पितृपक्ष जब चलते हैं तो उस समय ऐसे तो यहाँ पे भी होते हैं, जो, कहाँ, न- वहाँ अब देखो कहीं भी हो सकता है, जहाँ बहती नदी है, गंगा, गंगा के किनारे, गंगा के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें आम है। अब एक ही यहाँ पे पिंडदान का महत्व तो यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अजमेर के पास पुष्कर स्थान है, आपने सुना होगा, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर, हाँ, राजस्थान, अजमेर, अजमेर के पास है। क्या हुआ?
क्या चीज हो गई? हाँ तो मैं अभी दिया करूंगा ना टास्क, टास्क दिया करूंगा। आ जाओ भाई। आवाज तो आ ही रही होगी मेरी सही? एक क्लास आप बिना आवाज के रिकॉर्ड हो गई है, एक क्लास विदाउट वॉइस के रिकॉर्ड हो गई। च- जी। नहीं उनको आवाज़ नहीं आ रही है, वो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अलग से टाइम निकाल के। हम्म। देखो गुप्त काल, गुप्त काल हम देख चुके हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में अंतिम वंश हमने विदेशियों में पढ़ा था, कुषाण। तो कुषाणों के कौन है ये? सामंत। कुषाणों के सामंत मैं बता ही चुका हूँ, अभी हल्की सी हिंट दी है कि सामंत ऐसे छोटे छोटे प्रशासक थे जो उनको जमीन अगर दे दी जाए, कह दिए तुम इतने, मान के चलो किसी को अलीगढ़ का सामंत बना दिया जाएगा, तुम अलीगढ़ को देखो, अलीगढ़ की जागीर संभालो, ठीक है, राज्य से मैं भेज दूं, सेंटर से। तो ये सामंत हैं। इनका हित जो था ना, वो जो ज्यादातर हित जुड़ा हुआ था वो भूमि से जुड़ा हुआ था। भूमि पे किसको उपजाने के लिए किसान को वो अधिकारिता दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सामंत लोग हैं जो हमेशा जमीन वमीन के चक्कर में रहते थे। तो कुषाणों के सामंत कौन है? गुप्त, ठीक है। गुप्त काल के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, है ना। इनका राजनीतिक इतिहास तो घटोत्कच से पता चलता है, लेकिन श्रीगुप्त याद रखो कि इसके संस्थापक हैं गुप्त काल के। लेकिन हमें गुप्त काल में पढ़ना क्या क्या है? तो गुप्त काल में हमें पढ़ना है वहां के गुप्त काल के शासक, ठीक है। और दूसरी चीज देखनी है गुप्त काल की विशेषताएं। अच्छा, गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। कोई पूछे आपको प्राचीन भारत में किस काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, तो वो गुप्त काल के रूप में। तो एक तो हमें ये टॉपिक पढ़ना है कि स्वर्ण काल के रूप में गुप्त काल एक्चुअली स्वर्ण काल के रूप में जाना क्यों जाता है, क्वेश्चन मार्क, वो चीज हमें डिस्कस करनी है। ऐसा क्या था कि, ऐसा क्या हो गया कि हमने उसको एकदम गोल्डन पीरियड बोल दिया, स्वर्ण काल है? स्वर्ण काल है या स्वर्ण काल नहीं है, यह भी समझना है कि जो जैसा लोग कहते हैं कि स्वर्ण काल है, क्या वैसा है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, शासक में हमें क्या क्या पढ़ना है? शासक में देखो, शासक में हमें सबसे पहले पढ़ना है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त भाई साहब के बाद जाएंगे हम इनके लला समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जाएंगे हम चंद्रगुप्त द्वितीय पे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जाएंगे हम कुमारगुप्त, बहुत बढ़िया, आपको तो याद है। हाँ, राजनीतिक इतिहास वो तो बहुत पहले, चंद्रगुप्त से पहले बताया तो था घटोत्कच। तो उसका राजनीतिक इतिहास हमें घटोत्कच से पता चलता है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, वो मैंने बोल दिया है केवल मुंह से। जो पढ़ने हैं हमको वो मैं लिखवा रहा हूँ। आपने क्रोनोलॉजी याद की होगी। जी। हाँ हाँ बोलो जाता है, भारत को नेपोलियन बोलो जाता है, स्मिथ ने बोलो, स्मिथ स्मिथ, एक विदेशी था, यात्री था, स्मिथ, स्मिथ नाम था उसका, उसने बोला था कि ये भारत का नेपोलियन है। और असली नेपोलियन कौन था? नहीं, नेपोलियन नेपोलियन था, वो मैं बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी हिस्ट्री को पता है कैसे पढ़ते हैं?
ये मान लो आज का टाइम है 1 तारीख, ठीक है, ये आज का टाइम है, ये 1 तारीख को मान लो मैंने कोई कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, ठीक है, ये कौन हूं मैं, आई को 1 तारीख को मैंने ये कार्य किया, ठीक। अब विदेशों में कोई कार्य हो रहा है 10 तारीख को, ठीक है, वही सेम कार्य है हल्का फुल्का, यानी मैंने एक जो कार्य पहले किया था वो यही कार्य, मान लो कोई कार्य हो सकता है, यहाँ इसने कोई मकान बनवाया, वही कार्य इसने कर दिया, यहाँ मकान बनवा दिया, या उसने कोई महान कार्य कर दिया, कब, 9 दिन बाद। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी हिस्ट्री में जो हिस्ट्री को पढ़ाने और लिखने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ कोई व्यक्ति था, ये मैं आई था, ये वाई होगा, आई माने मैं, यू माने तुम। अब वो क्या करते हैं कि यू की महानता, जो यू ने कोई कार्य किया, वो उसकी महानता को इससे तुलना कर देते हैं कि वो इनके जैसा है। यानी कि समुद्रगुप्त यहाँ थे बहुत पहले, समुद्रगुप्त ने कोई ऐसे ऐसे महान कार्य कर दिए जो बाद में चल के फ्रांस का शासक था नेपोलियन, 18वीं सदी में नेपोलियन की क्रांति, है ना, नेपोलियन ने जो फ्रांस में सत्ता परिवर्तन करवाया, वो नेपोलियन के युद्ध हुए थे बहुत सारे देशों से, रूस से भिड़ गया था नेपोलियन, फ्रांस का नेपोलियन, ये कितने बाद का है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नेपोलियन की तुलना इनसे कर रहे हैं, इनको हम नेपोलियन बना रहे हैं। हम ये क्यों नहीं कह सकते कि नेपोलियन भारत का समुद्रगुप्त है ना, नेपोलियन ने तो समुद्रगुप्त की नीतियां फॉलो करी, वो पहले हैं, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि नेपोलियन भारत का समुद्रगुप्त है, हम ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हम दूसरे के महान कार्यों को अपने ऊपर थोप के, अपने ऊपर थोपवा के खुद नीचे चले जाते हैं, महान उनको बना देते हैं, ये गलत है। लेकिन ठीक है, अब याद है आपको, अच्छी बात है। हाँ तो है, तो ये गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल, इसको समझेंगे, इसको समझ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, स्कंदगुप्त पे। स्कंदगुप्त के बाद हम कहाँ जाएंगे, नरसिंहगुप्त बालादित्य पे। नरसिंहगुप्त बालादित्य के बाद हम एक शासक और पढ़ेंगे, एरड़ अभिलेख बनाने वाला बेचारा भानुगुप्त, जिससे सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं हमें। हम्म, पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना। भानुगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में रीवा जगह पे एक एरड़ अभिलेख बनवाया था इन्होंने। एरड़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ था, मालवा में, ताम्र पाषाण काल में मालवा कल्चर पढ़ा था आपने, काय था एरड़ नाबदा टोली, नाबदा टोली से अनाजों के साक्ष्य मिले थे, याद नहीं आ रहा, अमल ही कहाँ करते हो, बोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं है ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा होगा, है ना, रुचि पैदा हो रही है, चलो। भानुगुप्त, ठीक है, विशेषताएं आपको पता ही है क्या क्या पढ़नी होती है, जैसे आर्थिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, वो सब सिंपल सी चीजें हैं। स्वर्ण काल के रूप में जानना है क्या, स्वर्ण काल है तो है किन संदर्भों में है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। चलें अब आगे, 4, गुप्त काल के शासक, आप एक एक करके बताते चलो मुझे कौन कौन से पढ़ने हैं। और कौन है,
नरसिंह गुप्त, भानुगुप्त यहीं लिख दूं? चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। पहला गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ है ये दादा? तुम कहाँ यार खिचड़ी पका रहे हो? चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ है? तब तक तो कितनी बार पृथ्वी ऊपर नीचे हो गई। इन्होंने गुप्त संवत का भी प्रचलन करवाया 319 ईस्वी। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, भाई साहब जैसा कह रहे थे, स्मिथ ने बोला इनको भारत का नेपोलियन है। ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है समुद्रगुप्त की? हरिशेन के द्वारा लिखाया गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। याद तो किया होगा ना ये कभी? याद किया था? हाँ याद है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये पूरी हिस्ट्री में लगभग बहुत जगह मिलेगा हमें, क्योंकि ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें जा जाके लिखी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे स्थान पे है। पढ़ाते हैं वो, रटवाई देते हैं ये चीजें हैं। ये हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये जानकारी देता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में भी अभियान किए थे और कई राज्यों को जीता था। हम कह रहे हैं ना, जैसे नेपोलियन ने कई राज्यों को जीता, वैसे ही हमारे समुद्रगुप्त ने भी कई राज्यों को जीता। लेकिन समुद्रगुप्त नेपोलियन से किस प्रकार भिन्न है पता है? नेपोलियन बेचारे हार गए थे लास्ट में स्पेन में, तो स्पेन उनको ले डूबा। स्पेन का नासुर उनके लिए नासुर बन गया। वीणा बजाते थे, वीणा वादक थे, संगीत का शौक था। ये फैक्ट है। आपको समुद्रगुप्त पता है तो इसके नीचे लिख लो। ठीक है, लो है गए भैया साइड। हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इनके राज्य जीतने के क्रम में 5 नीतियों के बारे में पता चलता है। राज्य प्रश्नोद्धरण, सर्वकर दाना ज्ञाकरणम, ठीक है, परिचारीकृत, कन्योपायन और ग्रहण मोक्षानुग्रह। समझ में नहीं आया कुछ? ऊपर से निकल गया, संस्कृत के शब्द हैं। लिखना लिखवाना जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखो फैक्ट कि इसको भारत का नेपोलियन बोला किसने? स्मिथ ने। इनको वीणा वादक, हाँ तो ये बता दो ना, वीणा वादक लिख लो। फैक्ट पूछे जाते हैं ना आपसे, तो फैक्ट लिख लो। अब ये तो नहीं पूछा गया कभी कि दक्षिण भारत का अभियान किसने किया, लिख लो इन्होंने। नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पहले ऐसे भारतीय गुप्तकाल शासक जो दक्षिण भारत को जीत रहे हैं, और वो जीत रहे हैं फिर वापस कर दे रहे हैं। ग्रहण मोक्षानुग्रह, हाँ वही तो, अब मैं यही तो बता रहा हूँ कि भारत का नेपोलियन है, लेकिन नेपोलियन बेचारा हार गया था स्पेन में। उसका स्पेन का नासुर बन गया था स्पेन। ये हारे नहीं थे कभी, कभी हारे नहीं ये उस, इसीलिए तो ये नेपोलियन से अलग है। अब देखो, हमने घर बनाया, हमने घर बनाया, इतना शानदार बनाया कि हमारा घर आंधी में गिरा भी नहीं, तब भी दूसरे वाले ने घर बना के हमारी नकल करके ये कह दिया कि तुमने हमारे जैसा घर बना लिया। समझ रहे हो मेरी बात? अलग है, कभी हारे नहीं। नेपोलियन से तो अलग है ना भाई, नेपोलियन तो फिर भी हार गया था, उनका घर तो गिर गया था, ढह गया था। देख रहे हमारे कितने महान शासक हैं, लेकिन वही है कि हम अपने हिस्ट्री को दूसरे पे नहीं थोप पाते, कि वो जाके ये कहें कि इंग्लिश में पढ़ाए
कि अवर नेपोलियन जस्ट लाइक ए समुद्रगुप्त इन इंडियन हिस्ट्री, ऐसे करके जाके बोले वो लोग अपने देश में तो अच्छा लगे, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको शक विजेता कहते हैं। आपने शक पढ़े थे नासिक में, उज्जैन में, तक्षशिला में, उनको इन्होंने जीता था, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, शक विजेता। अच्छा, समुद्रगुप्त ने बहुत सारी उपाधियां भी ले रखी थी। वो सब उपाधियां आप जैसे कि, जी हाँ, ये सब उपाधियां हैं। ये सब उपाधियां लिख लेना समुद्र के गुप्त के बारे में, ठीक है। जगह छोड़ के रखना अपने नोट्स में, खिचड़ पिचड़ मत किया करो, थोड़ा दूर दूर बना लिया करो, पेजों को क्या करोगे बचा के। बस क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए आपको, कहानी समझ में आनी चाहिए, लिख लेना, ठीक है। ना मिले कहीं तो मुझे बता देना, जैसे सर्वरोज छोता, ठीक है, महाराजा धीराज, इन्होंने भी ये सब कई उपाधियां लेते थे। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे, कालिदास हैं, बारहमेहर हैं, अमर सिंह हैं, छपड़क हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्होंने दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ बनवाया जिस पे आज तक जंग नहीं लगी है। नवरत्न में लिख लेना ना, कालिदास हैं, बारहमेहर हैं, अमर सिंह हैं, छपड़क हैं। तो मैं बोलता हूँ, देखो आप एप्लीकेशन पे जाके मेरी क्लास का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। वहां से जैसे आप क्लास में मैंने कुछ बोला नहीं समझ में आया, अब वहां जाओ जाओ, वहां से दोबारा मेरी बातों को फिर से सुनो, इस ब्रह्म ज्ञान को फिर से सुनो। जो आपकी कॉपी में छूट गया हो या मैंने जो बोर्ड पे नहीं लिखा हो लेकिन मुंह से बोला है, उसको जो मुंह से बोला है उसको देख के सुन के लिख लो। अब एक एक चीज तो मैं बोर्ड पे नहीं लिखवाऊंगा, है ना। हाँ, तो इतने तो आप काबिल हो भाई, बच्चे थोड़े ही हो। टाइम पास थोड़ी करना है यहाँ पे, है ना। चीज़ों को समझना है, जनरली पढ़ते अध्ययन करते हुए निकलना है। मनन आप लोग करोगे, और लेखन तो मैं करवा ही रहा हूँ आपका। कुमार लौह महरौली का लौह स्तंभ बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और भी चीजें हैं कि उन्होंने वैवाहिक संबंध बना के अपनी शक्ति का विस्तार किया, ठीक है। अपने पुत्र का विवाह कर दिया किसी वंश में तो वहां उनका राज्य हो गया, है ना। वाकाटक वंश में प्रभावती अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो वहां इनका थोड़ा बहुत प्रभुत्व हो गया। क्या होता है कि जो शक्ति का विस्तार करना चाहता है वो किसी दूसरे राज्य में वैवाहिक संबंध जोड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनके शक्ति का विस्तार होता है और अन्य राज्यों से संबंध भी बेहतर हो जाते हैं, युद्ध होने का ना होने का भी खतरा बचता है ना। कुमारगुप्त क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ हाँ, एक तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। नालंदा कहाँ है पता है? नालंदा यूनिवर्सिटी। और इनका कुमारगुप्त का है इंपॉर्टेंट मंदसौर अभिलेख। कौन सा? बताऊंगा। आप उसमें जाओगे गुप्त काल, जैसे नालंदा तो बनवा दिया इसने, तो स्वर्णकाल जब हम पढ़ेंगे तो स्वर्णकाल में हम देखेंगे कि शिक्षा का विकास
जब गुप्त काल में हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में योगदान देगा। तो फिर से हम नालंदा पढ़ेंगे, जैसे कि सीलभद्र, दिकनाग, असंगवश बंधु, वो वहाँ पे प्रधानाध्यापक टाइप के भूमिका निभा रहे हैं, प्राचार्य हैं वहाँ के, बहुत महान महान विद्वान वहाँ पे प्राचार्य रहे हैं, और कई महान यात्रियों ने भी यहाँ आके अध्ययन किया है। ये जो भी आसपास के लोग हैं वो सब, शिक्षा का केंद्र नालंदा उस समय पे, नालंदा में बाकायदा पेपर होता था एंट्रेंस के लिए। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जब मैंने कराया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे एक यात्री आता है जिसका नाम है फायान। ये नहीं लिखा आपने, है ना? फायान आता है, चीन यात्री, और वो रचना करता है फोक क्यों की मैं लिखवा दूंगा अभी। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लो, भानुगुप्त का एरड अभिलेख लिख लो, एरड अभिलेख लिख लो। इसमें एक चीज और लिख लेना, सती प्रथा के साक्ष्य मिले सर्वप्रथम। गुप्त काल से सती प्रथा शुरू हुई थी, सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ से मिले। सती प्रथा समझते हो? पति मरने के बाद पत्नी को भी साथ में जिंदा जला देते हैं। हाँ 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 हाँ, भानुगुप्त के नीचे। हम्म। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे कौन आ रहा? फाहियान, फरहान नहीं है, फाहियान। हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे कौन आ रहे हैं? फायान। फायान ने रचना करी फोक्यो की फोक्यो की। देखो, फायान 319 ईस्वी में आते हैं। इनके बचपन का नाम कुंग था, कुंग, बचपन का नाम फायान का। ठीक है। ये यहाँ पे आके कहते हैं कि मध्य देश के लोग बहुत सुखी थे, मकानों का पंजीकरण नहीं होता था। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं समाज के बारे में, कि यहाँ पे एक चांडाल जाति थी। चांडाल जाति का मतलब वो ऐसे कार्य करती थी जैसे कि मुर्दा का दहन करना, है ना, शमशान में रहने वाली जातियाँ। तो चांडाल जाति के बारे में ये बताया गया था कि जब ये मार्ग में चलते थे तो अपने साथ डंडा रखते थे, और डंडा से आवाज़ करते जाते थे, जिससे कि लोग आगे से हट जाएं और इनसे छूने से या इनको देखने से बच जाएं। एक तरीके से अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। क्या हुआ? छुआछूत मतलब इतनी थी कि वहां पे उन्हें डंडों से आवाज मार के चलना पड़ रहा है कि लोग हट जाएं आगे पीछे से। ये स्थिति थी उनकी। मध्य देश के लोग सुखी थे, पंजीकरण मकानों का होता नहीं था। ठीक है। कुछ मिले ऐड करना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं इंपॉर्टेंट। गुप्त काल की विशेषताएं।
राजनीतिक विशेषताएं क्या थी? राजा तो है ही यहाँ का प्रमुख, लेकिन प्रशासन को चलाने के लिए जैसे आज आईएएस आईपीएस आईआरएस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे अधिकारी थे। उनको हम बोलते थे कुमारामात्य। जैसे संधि विग्रह, संधि विग्रह, ध्रुविधिकरण, कुमारामात्य। इतना केंद्रीकृत जैसा मौर्योत्तर काल के समय पे शासन था वैसा नहीं था। मैंने पहले ही बताया केंद्रीकृत क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि सामंत इतने ही फैल गए थे। ठीक है, तो शासन इतना केंद्रीकृत नहीं था अपेक्षाकृत। तो केंद्रीकृत थोड़ा क्या हुआ, कम हुआ केंद्रीकरण। ठीक, राजनीति में, राजनीति इतनी पहले की तरह केंद्रीकृत नहीं रही कि सबको सेंटर से ही चलेगा, नहीं, छोटे छोटे सामंत बनने लगे एरिया में। देखो बोल देना पानी की, आप आपका है। थैंक यू। गुप्त काल की सामाजिक विशेषताएं, समाज में हम क्या देखते हैं? महिलाओं की स्थिति, दास प्रथा, है ना, जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्थाओं के मामले में आ जाओ, जाति व्यवस्था इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ पे अब जो दंड दिया जाता था उसके लिए न्याय परीक्षा होती थी। ब्राह्मण की तुलादान से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की पानी से, शूद्र की विष से। क्या होता था कि अगर शूद्र ने चोरी की है या शूद्र ने कोई गलत काम अपराध किया है, तो हम ये देखते थे कि शूद्र को विष खिलाओ, अगर ये जिंदा बच गया तो इसने कोई अपराध नहीं किया है, और ये मर गया तो मर गया, अपराध किया था इसलिए मर गया। है ना इंसाफी? हाँ, अब तो मरेगा ही मरे। समाज में अपराध के लिए न्याय की दिव्य परीक्षा होती थी। ठीक है, तो यानी कि जाति प्रथा का स्तर इतना बढ़ गया था कि अन्याय ही अन्याय था, अन्याय बढ़ा, है ना। अच्छा, महिलाओं की स्थिति देख लो भाई, ये तो जातियों की हो गई, महिलाओं की स्थिति देख लो समाज में। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का कौन सा ग्रंथ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें एक शब्द आया है प्रचलन में, अवगुंठन। अवगुंठन, अवगुंठन, अवगुंठन का मतलब क्या है? अवगुंठन यानी कि पर्दा प्रथा, पर्दा। यानी कि सोचो, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में अवगुंठन शब्द का प्रयोग पर्दा प्रथा के लिए हुआ है, यानी कि महिलाएं अब पर्दे के भीतर रहने लगी। नहीं, इतना नहीं था जितना कि यहाँ इस स्तर तक बढ़ गया था कि उनके लिए अब हम साहित्य भी क्रिएट कर रहे हैं, साहित्य में भी ये लिख रहे हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे रहना है। वो तो आज भी है,
है ना, अब कम होती जा रही है धीरे धीरे। जैसे महिला अगर पढ़ लिख जाए, ऑफिसर बन जाए, अब ये बताओ कोई महिला पढ़ लिख के डीएम बन जाए अभी, तो क्या वो पर्दा करके जाएगी ऑफिस चलाने? बताओ आप में से कोई। नहीं थी, नहीं थी। हाँ। अब ये बताओ कोई शिक्षक बन जाए अभी महिला, तो क्या वो मुंह ढक के जाएगी स्कूल में पढ़ाने? तो हमेशा शिक्षा का सहारा लेना चाहिए अपनी आज़ादी के दायरे को बढ़ाने के लिए। अब वो होता है एक मर्यादा, मर्यादा, और मर्यादाओं के नाम पे किसी के अधिकारों का हनन करना, दोनों में अंतर होता है। हल्की सी लकीर होती है, हल्की सी। और महिला को ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपको अगर अधिकार दिए जा रहे हैं तो आप मर्यादा को बनाए रखें। ये नहीं है कि अब मर्यादा, अधिकारों के नाम पे आप सीधे मर्यादा ही भूल जाओ। तुला, तुला, तुला यानी कि तखरी में बैठा देते थे, तुलादान। फायदा ही फायदा, अरे फायदा ही। हाँ। आग, आग में चल के जाना पड़ेगा, अगर जल गया तो जल गया। है। पानी में डुबाते थे उसको जिंदा रह गया तो ठीक है, पिलाना नहीं। महिलाओं की दशा। और कालिदास, कालिदास का एक और ग्रंथ है, कालिदास का ग्रंथ है मेघदूतम। कालिदास के मेघदूतम से हमें पता चलता है कि उस समय मंदिर में, मंदिर मंदिर जो होते हैं उस मंदिरों में भगवान की या देवताओं की सेवा करने के लिए देवदासियां रहती थी। वो देवदासियों के रूप में इसी समाज से महिलाएं उठाई जाती थी। तो महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें देवदासी बनना पड़ रहा है। और देवदासी का मतलब ये थोड़ी है कि वो महिलाओं भगवान की सेवा कर रही है, वो तो उसमें रहने वाले पुजारियों की सेवा कर रही थी। तो देवदासी प्रथा। हालांकि अभी भी ये दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में शैक्षिक रूप से है, लेकिन वो उस तरीके के अनैतिक कृत्य नहीं होते हैं जैसे कि वो उस समय पे प्रचलन में थे। समझ रहे हो आप मेरी बात? लिख लो, जल्दी लिखो। हमको पूरी आज एंशियंट खत्म करने का टारगेट मिला है। मुझे नहीं लगता हो पाएगी। कितना समय हो गया? आधा घंटा है अपने पास। हाँ, उसने समाज के बारे में लिखा है। ठीक है। आर्थिक में लिख लो। उद्रंग एक तरीके का किसानों पे लगने वाला कर था। भूमाप की इकाइयां थी कुछ। कुल्यवाप, द्रोड़ावाप करके भूमाप की इकाइयां थी। लिख लिया? चलें आगे? चलें? एप्लीकेशन पे क्लासेस जाती हैं, वहां से आप रिवीजन कर लिया करो। सर को बोल देना एक बार कि सर हमें एप्लीकेशन का भी एक्सेस दे दीजिए, जिससे कि हम अपनी क्लास का रिवीजन कर पाएं। अच्छा। तो क्या दिक्कत है, कर दो एक बार पे। कितना है? हाँ तो क्या है, वो तो मिलेंगे ना आपको वापस, तुरंत ले लेना, हैंड टू हैंड सामने करना, लाओ कैश दो। गुप्त काल स्वर्ण काल के रूप में। देखो, एक तो साहित्य का विकास हुआ, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास हुआ,
ठीक है। दर्शन का विकास हुआ, फिलॉसफी। और शिक्षा का विकास हुआ। देखो साहित्य के मामले में हमने कालिदास के कुछ ग्रंथ देखे, कालिदास के और भी ग्रंथ हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम देख ही लिया, है ना, मेघदूतम देख ही लिया, कुमार संगम, रघुवंशम, ये सब कालिदास के ग्रंथ हैं। तो साहित्य में क्या हुआ, कालिदास ने साहित्य को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया। हाँ, अरे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, बताया नहीं था अभी, नवरत्न, क्या बताया था, नवरत्न में शामिल थे। किस काल में? कौन सा काल पढ़ाया था? मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया। कहीं और भी ज्ञान ले रहे हो क्या? हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा। इन्होंने बहुत नाटक, साहित्य, बहुत रचनाएं करी थी कालिदास ने। आगे चल के कालिदास को कॉपी करता है एक व्यक्ति, हर्षवर्धन के समय पे। वो कहता है कि मैं कालिदास के समान हूँ, स्वयं को मिलेगा आगे, कौन कह रहा था। साहित्य में 6 वेदांग की रचना हुई। वेदांग में है शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ज्योतिष विद्या, यही हुई थी गुप्त काल में। वेदों को समझने के लिए इजीली वेदांगों की रचना हुई। ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूं, ऐसे ही समझ लो, 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है। वैज्ञानिक तकनीकी विकास हुआ। हम लोग कहते हैं ना कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ब्रह्मगुप्त ने पहले ही गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दे दिया था। ठीक है। नागार्जुन ने पारे की खोज की। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत लिखा है, ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्म, ब्रह्म से ही नाम से याद कर लेना, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है। बृहस्पति थे, बृहस्पति, जिन्होंने दीवानी और फौजदारी मामलों को अलग अलग किया था, बताया था कि इसमें ये मामले आने चाहिए, इसमें ये मामले आने चाहिए। ठीक है। बृहस्पति, न्याय विभाजन किया उन्होंने। नागार्जुन ने पारे की खोज। उसी समय पे किसी भारतीय ने शून्य की भी खोज की थी, कहते हैं आर्यभट्ट ने की, लेकिन आर्यभट्ट का ऐसा कोई नाम कहीं मिलता नहीं है, लेकिन शून्य की खोज हुई गुप्त काल में। आपको ये बात पता है कि पृथ्वी की उस समय पे गतियां और सूर्य तारों की गतियां, ठीक है, इन सब के बारे में भी, यानी खगोलीय विद्या के बारे में भी उस समय पे काफी विकास हुआ। खगोलीय ज्ञान, खगोल विद्या, खगोल शास्त्र। अज्ञात है, लेकिन लिख लो, आर्यभट्ट आ जाएगा, कहीं तो आर्यभट्ट डाल देना। सुनो तो आर्यभट्ट डाल लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो ना, अभी तक तो कोई है नहीं।
12 मिहिर, ये वही हैं 12 मिहिर जिन्होंने सूर्य की खोज नहीं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ग्रहों में गतियां होती हैं, ठीक है। ये सब खगोल शास्त्र से संबंधित जो नियम दे दिए, जो आज हम देखते हैं कि हम क्या कहते हैं कि कोपरनिकस ने ग्रहों की संबंधी खोज की थी कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। केपलर को मानते हैं कि ग्रह की गति, कोपरनिकस को मानते हैं कि सूर्य केंद्र में है पृथ्वी के, हम उनसे जोड़ देते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ गुप्त काल में ही हो गया था। इन्होंने खगोल शास्त्र का विकास किया। आयुर्वेद का भी विकास हुआ, हाथियों के आयुर्वेद का विकास हुआ, घोड़े के इलाज के लिए उस समय पे ग्रंथ पुस्तकें लिखी गई, यानी पशु चिकित्सा भी उस समय पे महत्वपूर्ण थी, बहुत विकसित हुई। यहाँ तक कि आप जाओगे तो वैज्ञानिक तकनीकी विकास में एक दूसरे के अंग भी एक दूसरे को प्रत्यारोपित कर देते थे। अंग प्रत्यारोपण समझते हो? ट्रांसप्लांट, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, उस समय होती थी। ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, सोचो। और उस समय की चिकित्सा, शल्य चिकित्सा इतनी महत्वपूर्ण थी कि सक्सेसफुल थी काफी। आप आयुर्वेद को अच्छे से जान जाओ, आयुर्वेद के माध्यम से शल्य क्रिया को जान जाओ, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन आज कहाँ है वो सब ज्ञान, खो गया। अब देखो कोई आएगा उन ज्ञान को फिर से पुनर्निर्मित करेगा। अब कौन आएगा पता नहीं, देखते हैं। दर्शन में आओ। दर्शन में प्रचलित है षड दर्शन। षड दर्शन का मतलब होता है 6 दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ठीक है। कौन कौन से? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। योग के कौन है? पतंजलि। न्याय के कौन है? अक्षपाद गौतम। अगले लिख लो, वैशेषिक। वैशेषिक के कौन है? उलुक्कणाद। कौन? उलुक्कणाद। एक होती है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। और बाद की मीमांसा है पश्चात मीमांसा, उनके हैं बादरायण। बादरायण, बादरायण। षड दर्शन लिख लो, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के अक्षपाद गौतम, ठीक है। वैशेषिक के उलुक्कणाद। उसी में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया है वैशेषिक दर्शन में। एटम कहते हैं हम लोग के परमाणु की खोज इन्होंने की, उन्होंने की, आज पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ परमाणु की खोज पहले ही हो गई थी। उलुक्कणाद ने कह दिया था कि जितने भी तत्व बनते हैं वो उन सब के क्या होते हैं? अणु, अणु से नीचे होता है परमाणु, परमाणु से बनते हैं, ठीक है। लिख लिया? वैशेषिक, विशेष नहीं, वैशेषिक। फिर से लिख दूं पूरा? 6 के 6 दर्शन लिख लूं दोबारा? नहीं समझ में आ रहे? हो गए? चलो बढ़िया। जी, पूर्व मीमांसा के आगे ले जैमिनी। जब मैं बोलता हूँ तो सुनते नहीं हो आप। हम्म, चरक संहिता। तो चरक तो वहां थे ना, कुषाण वंश में।
बताया तो था। सब कनिष्क के दरबार के वो अलग हैं, उसके नवरत्न अलग लिख लेना, लिख लेना दोनों। पता है कैसे टेबल बनाओगे? कनिष्क, इसके दरबार के कौन कौन हैं, और दूसरी तरफ क्या बनाओगे? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके दरबार में कौन कौन है? अमर सिंह आएंगे, कालिदास आएंगे, है ना। मुझे सब याद नहीं है, मुझे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण याद है। कालिदास हैं, अमर सिंह हैं, छपड़क हैं, बारामेहर हैं। तो इतना तो मैं बोल ही रहा हूँ, लिख लो खुद। रिकॉर्डेड लेक्चर में जाना, दोबारा सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ पॉज करना, लिख लेना, पॉज करना, लिख लेना। ठीक है। क्या हुआ? वो, हाँ, एक दो क्लास में हो गई है दिक्कत। दो क्लास में हुई है, मतलब एक क्लास तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, और एक क्लास में आवाज़ नहीं थी। अब ये तो इन्हें देखना चाहिए ना, टेक्नोलॉजी वालों को। हाँ जी। शिक्षा चल रही थी। शिक्षा में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। इसमें पाठ्यक्रम बहुत बढ़िया दे रखा था कि लोग आए और अध्ययन करें, विदेशी भी आते थे, खूब पढ़ते थे। इसमें कुछ पुस्तकालय भी थे। रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नोदधि, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, आओ अध्ययन करो। हाँ, रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नोदधि, नालंदा विश्वविद्यालय की। इसी में ना, इस क्या हुआ, जिन्होंने पारे की खोज की थी ना, वो यहीं पढ़े थे और पढ़ाते भी थे बाद में। असंगवश बंधु। दिकनाग, धर्म कीर्ति। ये सब प्राचार्य हैं यहाँ पे। इन्होंने बौद्ध धर्म को, ये नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म को भी बहुत पढ़ाया जाता था, बुद्धा फिलोसफी। ठीक है। आगे चल के 1203 में आप देखोगे कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण होगा भारत में, और ये सब नष्ट कर देगा, वो जला देगा, आग लगा देता है इनमें सब में। मुस्लिम शासक है बख्तियार खिलजी। लिख लिया? ठीक है। कोई पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया, कोई ये भी पूछ लेता है कि इसके कारण में बख्तियार खिलजी का नाम ना दे के ये भी दे देते हैं कि मुस्लिम कारण थे इसके। इसके विनाश के कारण में मुस्लिम दे रखा होता है कहीं कहीं, मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम।
गुप्तोत्तर काल, ठीक है। इसमें पढ़ना है हमें पुष्यभूति वंश। संस्थापक पुष्यभूति है तो उन्हीं के नाम पे पुष्यभूति वंश पड़ गया। और प्रभाकर वर्धन के नाम पे पढ़ना है वर्धन वंश। प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन के पिताजी हैं, इनके दो बेटे और एक बेटी थी। एक तो हर्षवर्धन भाई साहब, एक थे राजवर्धन, और पुत्री कौन थी? राजश्री। इनकी पुत्री का विवाह तो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से हो गया था, मौखरी वंश के संस्थापक जो थे, मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन। पुत्री का, ठीक है। राजवर्धन की गद्दी पे बैठे बेचारे, इनकी हत्या कर दी गौड़ शासक शशांक ने। ये महत्वपूर्ण हर्षवर्धन भाई साहब ने अपनी गद्दी को संभाल के रखा। हर्षवर्धन ने बहुत विकास किया, इतना विकास किया उस समय पे इन्होंने राजधानी सीधे तो पहले कन्नौज बनाई, कन्नौज राजधानी बनाई। कन्नौज राजधानी बना के थोड़ा सा आगे बढ़ के ईस्ट की तरफ प्रयागराज में ये सभा आयोजित करते थे। कहते हैं ना आज प्रयाग में कुंभ का मेला आयोजित होता है, वो इनकी ही देन है हर्षवर्धन साहब की। उस समय पे एक यात्री आता है, वो होता है हुएनसांग, जिसकी रचना है सी यू की। कौन सी रचना है? इसको हम यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। कन्नौज राजधानी बनाई थी, कन्नौज तो बहुत पुराना शहर है। इनके दरबार में रहते थे बाण भट्ट। हर्षवर्धन एक तरीके से कवि भी थे, कवि यानी कि खुद लिखते भी थे, लेखक भी थे। बाण भट्ट ने लिखा था हर्ष चरित, कादम्बरी, सूर्य शतक, चंडी शतक। बाण भट्ट की रचनाएं हैं कुछ। ये जो मैं आपको रचनाएं बोलता हूँ ना, जैसे बाण भट्ट ने क्या क्या लिखा, तो ये सब आपको एक लिस्टिंग दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, उसमें सब मिलेंगे। पर इतना ध्यान रखो इसके समय पे कौन है? बाण भट्ट। बाण भट्ट जिसने हर्षचरित, दिख रहे हैं बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित, चंडी शतक और कादम्बरी की रचना करी। हाँ हाँ, इन्हीं के दरबार में रहते थे। हर्षचरित, वो दिखा, चंडी शतक, कादम्बरी। हर्षवर्धन ने खुद भी रचनाएं करी थी, प्राणहिता, रत्नावली। हाँ, चंडी शतक और कादम्बरी। ह्वेनसांग भाई साहब जब आए थे तो बेचारे एक समय यात्रा कर रहे थे, इनको लूट लिया। उस समय इतनी अव्यवस्था फैली हुई थी, दो बार लूट लिए थे, एक बार नहीं दो बार लूट लिए थे ह्वेनसांग। कहते थे यहाँ भारतीय है ना, जो वस्त्र पहनते हैं कानों में कुंडल भी पहनते हैं। भारतीयों के बारे में बताया था उस समय पे। किसानों को कहते थे किसान यहाँ के शूद्र की स्थिति में आते हैं।
किसान जो हैं, किसान जाति के लोग जो हैं कन्नौज के आसपास के। ठीक है, बाकी अन्य नगर नष्ट हो गए थे। कन्नौज कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण नगर था उस समय गुप्तोत्तर काल में। आगे चल के देखेंगे हम, कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष होता है पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, हुमायूं साहब ने ये बताया कि प्रयागराज में हर्षवर्धन भाई साहब सभा का आयोजित कराते थे, सभा आयोजन कराते थे, मेला लगवाते थे। तो कुछ लोग वहां पे जाते थे और डूब के मरते थे गंगा में। उनके लिए ये शुभ माना जाता था कि वहां पे डूब के मरना शुभ है, अच्छा माना जाता है गंगा में। तो ह्वेनसांग ने ऐसी बात बताई, किसमें लिखी? सीयू की में, यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं इनको हम। किसको शाक्य मुनि कहते हैं? ह्वेनसांग को। प्रयागराज में वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक है, ये सारी चीजें ह्वेनसांग की सीयू की से हमें गुप्तोत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। हो गया क्लियर? हाँ, हर्षवर्धन की भी आती है, माणभट्ट की भी आती है वहाँ। हाँ, हर्षवर्धन की आती है। हर्षवर्धन ने भी लिखे थे, हाँ। प्रिय दर्शिका, रत्नावली, है ना, नाग दशक, याद है? लिखवाऊं? ये रचनाएं किसकी हैं? हर्ष भाई साहब की। हम जो कह रहे थे ना, जिसने स्वयं को कालिदास एवं भास के समान बताया था, वो जयसेन था, जयसेन। वो यही कन्नौज के समय पे, हर्षवर्धन के टाइम पे ना। कैसे? अब वो कालिदास की कहानी है, वो कालिदास के जीवन परिचय पे नहीं जाना है। नहीं, उनकी कहाँ लिखवाई मैंने रत्नावली? तो रत्नावली और भी तो किसी की भी हो सकती है। वो कालिदास के प्रभाव में सब जी रहे थे उस समय पे। कुछ लोग को तो ऐसा प्रभाव था कि वो जानबूझ के अपने आप को ये कहते थे कि हम कालिदास के समान हैं। नागसेन। चले आगे। राजधानी बनाई। जब मैं बोल के समझा के लिखवाता हूँ तब ध्यान कहाँ रहता है? अटेंटिव रहा करो एकदम मेरी क्लास में। या मैं सीधे नोट्स लेके आया करूँगा, मैं क्या करूँगा, चलो डालो हेडिंग, लिखो, हैं? फिर ऐसा समझ नहीं पाओगे। फिर लिख के चले जाओगे, यहाँ से आओगे, लिखोगे, चले जाओगे, इमला बोल के जैसे बचपन में लिखवाते थे, लिखो कहानी। क्या हुआ? देखो, अब तक हमने पूरे भारत की हिस्ट्री पढ़ी। ठीक है, हमने लगभग पूरा मगध, मौर्य और ये आसपास का देखा। सातवाहन में गए तो हमने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ये सब देखा। संगम काल में गए तो हमने चोल चेर पांड्य देख लिए। ठीक है, मान लो ए में हमने मगध वगध और इसके इतिहास से हमने पूरा मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल पढ़ लिया। कन्नौज वन्नौज यहीं आता है ना यूपी में। और मान लो ये कन्नौज हो गया, ये मगध हो गया, ये राजगीर हो गया, ये वैशाली, वैशाली यहाँ है, वैशाली हो गया, है ना, ये प्रयागराज हो गया, हमने सब पढ़ लिया।
यहाँ तक कि हमने गुजरात वगैरह के भी कुछ यहाँ देखा कि सुदर्शन झील वगैरह देख ली, निर्माण करवा रहे हैं। ये पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, 16 महाजनपद पढ़ ली। 16 महाजनपद के बाद कभी हमने मौर्य पढ़ा, मगध पढ़ा, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान भी समझ लिए थे हमने। सातवाहन में गए तो हमने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये सब राज्य देख लिए थे, राजधानी पैठन। संगम काल के दौरान हमने ये चोल चेर पांड्य पढ़ लिए थे, दक्षिण भारत के राज्य, है ना। एक छूट गया ऊपर, कश्मीर। इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। कश्मीर प्राचीन काल में और मध्यकाल में, कश्मीर को यहीं खत्म कर लेते हैं आज, है ना। कश्मीर को देखने के बाद इसमें बस एक छोटा सा टॉपिक है, चोल वंश, चोल काल, क्योंकि हमने चोल चेर पांड्य 3 पढ़ने हैं, तो चोल महत्वपूर्ण है ना। तो चोल पढ़ लेंगे, क्योंकि चोल का विकास इतना ज़्यादा हुआ उस समय पे कि चोल के कुछ शासक ऐसे थे, जैसे राजेंद्र हो गए, उन्होंने तो पूरा बंगाल की खाड़ी पे कब्जा कर रखा था चोलों ने। कहते हैं उनके बारे में कि बंगाल की खाड़ी को चोलों ने चोल झील में तब्दील कर दिया, यानी कि वो उनका पूरा, उसमें सब पूरे जहाजी बेड़े और पूरी सेना उनकी भरी रहती थी, चोलों की। ठीक है। और चोलों में कुछ चोल ऐसे थे जो कि उन्होंने बगल के देश मालदीव वगैरह भी जीत लिए थे। ठीक है, श्रीलंका तक जीत लिए थे। श्रीलंका ये बगल में, चोल भाई साहब कहते तू कहाँ जाएगा, तू भी आ जा हमारे साथ। श्रीलंका जीत लिया। मालदीव कह रहा तू कहाँ जाएगा भाई, तू भी आ जा हमारे शासन में, साम्राज्य में। अरे भाई, चोलों के बारे में बोला जाता है कि समुद्र पर राज करने वाले लोग थे। ठीक है। कश्मीर, कश्मीर पढ़े, हिस्ट्री क्लियर हो रही है पूरी, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। देखो, प्राचीन काल में जो कश्मीर का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें 4 वंश इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन से वंश? कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश, उत्पल, तीसरा पर्वगुप्त वंश, चौथा लोहार वंश। ठीक है। कारकोट वंश का संस्थापक था दुर्लभ वर्धन। कौन? दुर्लभ वर्धन कौन था इसका संस्थापक? ये दुर्लभ वर्धन भाई साहब के पास था बुद्ध जी का दांत, महात्मा बुद्ध का। हर्षवर्धन को पता चला ये हर्षवर्धन के टाइम का ही है, तो उन्होंने, हर्षवर्धन साहब ने 631 में दुर्लभ वर्धन से किया युद्ध, और युद्ध करके हर्षवर्धन इनसे बुद्ध का दांत छीन ले गया। ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा इनसे बुद्ध का दांत छीना गया, ले जाया गया। ठीक है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि हर्ष एक युद्ध में हारा भी था? हर्षवर्धन शुरू शुरू में हार गया था पुलकेशिन द्वितीय नामक व्यक्ति से। नर्मदा नदी पे युद्ध हुआ था, कन्नौज से गए थे नर्मदा की तरफ, नर्मदा पे युद्ध हुआ, पुलकेशिन द्वितीय से हार गया। ऐसा पता हमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है, ऐहोल अभिलेख। कारकुट वंश का अगला शासक है ललितादित्य। कौन? ललितादित्य। जिन्होंने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, कश्मीर में। कश्मीर में पहले बहुत हिंदू शासक ऐसे थे जिन्होंने इतना विकास किया था। किसी को ये नहीं पता होता कि कश्मीर में सबसे पहले हिंदू शासक ये कहाँ से, कारकोट वंश से शुरू हो रहा है, दुर्लभ वर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पे, ललितादित्य।
मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले, उत्पल वंश, ठीक है। उस समय पे लोकतंत्र भी था। यहाँ उत्पल वंश का एक शासक था यथस्कर, यथस्कर को जनता ने निर्वाचित किया था, खुद से चुन के भेजा था। उत्पल वंश का एक शासक था यथस्कर, जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा निर्वाचित हुआ था। परमगुप्त वंश की एक महिला भी थी जिन्होंने उस समय पे शासन किया था, रानी दिद्दा, जिसका नाम था रानी दिद्धा। आप लोग लिखने में भी जियो, समझ गम रहे हो, ये तो बाद में लिख भी लेना। लोहार वंश के शासक थे जयसिंह, जय सिंह। उनके समय पे संस्कृत की पहली प्रमाणिक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। हाँ, तो कल्हड़ इन्हीं के दरबार में रहते थे ना। संस्कृत की पहली प्रमाणिक पुस्तक है ये, प्राचीन भारत की, राजतरंगिणी। इसकी रानी दिद्दा, इसमें एक ही फैक्ट है इंपॉर्टेंट, रानी दिद्दा, रानी दिद्धा, उसमें कश्मीर में शासन किया था रानी ने, राजा बन के। सबको रजिया सुल्तान पता है, रानी दिद्दा किसी को नहीं पता। ये हो गया कश्मीर का इतिहास प्राचीन काल का। मध्यकाल में जैनुल आब्दीन करके आएगा एक शासक, जो अकबर और अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से प्रेरित होता है। पहला मुस्लिम शासक जिसने जजिया कर की समाप्ति की थी, पता है? वो कश्मीर का ही शासक था, जैनुल आब्दीन, जिसका वास्तविक नाम था शाही खान। लिख लिया? लिख लिया? हम लोग उत्तर भारत का इतिहास में कश्मीर का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन पढ़ी लिया, कारकोट वंश, उत्पल वंश, प्रभुगुप्त वंश और लोहार वंश। मध्यकाल में जाएंगे। मध्यकाल में एक शासक आएगा, कौन? जैन उल आब्दीन। पहला मुस्लिम शासक है जिसने जजिया कर समाप्त किया। उस समय पे कुछ ब्राह्मण घाटी छोड़ के चले गए थे कि मुस्लिम शासन आ गया, यहाँ तो हम चले जाएंगे। तो फिर जैनुल आब्दीन ने उनको मनाया और वापस घाटी में बुलाया कि अरे आप आओ, हम तो ऐसे ही नाम मात्र के शासक हैं, असली शासक तो आप ही हैं। इन्हीं के समय पे द्वितीय राज तरंगिणी लिखी गई जोन राज द्वारा। किसके द्वारा? जोन राज द्वारा, द्वितीय राज तरंगिणी। हो गया? इनका वास्तविक नाम लिख लो। अरे खत्म तो करने दो आज एंशियंट, 5-10 मिनट में हो जाएगी। अब कल की 2 घंटे की क्लास क्या बर्बाद करूं? कल से नई सब्जेक्ट शुरू करो। पानी पी लो, मुझे तो बोलना पड़ता है। चलो कंक्लूड करें आज पूरी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री को। 2 मिनट 5 मिनट में सब कंप्लीट हो जाएगा, तब तक सर भी आ जाएंगे। पानी दे दो इनको, पानी है?
ये बात पता है आपको? यहाँ बोलो। पुरा में इसके अंदर के फैक्ट पता है? उसके बाद ठीक है, ऐतिहासिक काल में गए तो हमने और हमने क्या पढ़ा उस पे? मगध। और मगध में पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा? मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त, ठीक है। और हमने प्राचीन भारत में धार्मिक विकास देखा बुद्ध और जैन धर्म के रूप में, ठीक है। उसके बाद हमने उत्तर भारत का इतिहास पढ़ा, कश्मीर, ठीक है। और फिर छोटा सा टॉपिक था चोल, यानी ये जैसा ही हो जाएगा तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। इसमें कोई डाउट हो पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में, एंशिएंट हिस्ट्री के में, प्राचीन भारत के इतिहास में कोई क्रोनोलॉजी ना समझ में आ रही हो तो बताओ। कश्मीर समझ में नहीं आया? क्या हुआ? कश्मीर दोबारा लिखवा दूं? चोल रह गया, या तो हम चोल को मिडिवल से पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है, या चोल काल को हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ सकते हैं। अब आप बताओ, एंसेंट को यहीं विराम दिया जाए क्या चोल काल को खत्म करके विराम दिया जाए? चोल पढ़ा दूं? कम से कम लगेंगे 15 मिनट, 10-15 मिनट तो लगेंगे। चोल के शासन की जानकारी हमें कहाँ से होती है वो पढ़ना है, चोल के शासक कौन कौन से हैं। और चोल में एक महत्वपूर्ण चीज है, उत्तर मेरूर अभिलेख से पता चलता है कि चोल वंश में सबसे पहले ग्रामीण प्रशासन, जो हम देखते हैं ना आज के प्रधान वगैरह ग्रामीण, वो हमें चोल वंश में देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्वराज, ठीक है। परांतक फर्स्ट का है उत्तर मेरूर अभिलेख, उससे हमें उसकी जानकारी मिलती है। एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। चले, धन्यवाद।